Hello everyone, my name is Jaspreet. Today's topic is balance of payment. When we talk about balance of payment, we talk about something wider concept because this is not a small concept. Of course, we are studying in this topic in macroeconomics, but balance of payment is more vast term. It is not a short term. See, BOP, it is not a short term, right? Students, this is a country, suppose India, and this is rest of the world except India. So इंडिया कुछ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुछ इंडिया से कुछ ट्रांजैक्शंस करता है हिंदी में, यानी कि वो लेन देन कर रहा है किन्हीं भी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, राइट? तो जब उसकी एक समरी बनती है, दैट समरी और उसकी जो एक रिकॉर्ड होता है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट is a systematic record of all economic transactions between a country to rest of the world. जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. जब उसकी एक समरी बनती है, जब उसका एक रिकॉर्ड बनता है टू अ पर्टिकुलर कंट्री, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की, एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट समरी, दैट स्टेटमेंट, दैट रिकॉर्ड इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जनरली फॉर 1 ईयर, राइट? तो अब आगे इसमें एक चीज आती है, व्हाट आर द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है और जो एक कंट्री बाकी सारी कंट्री से करती है. नंबर 1, विजिबल ट्रेड और विजिबल आइटम्स. स्टूडेंट्स, these are those which includes all types of goods. These are known as visible items or trades because they can be seen across the border. They have some physical appearance. ऐसी चीजें जब एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाएंगी और तब वो फिजिकली हमें दिखेंगी, वी कैन टच, वी कैन फील, वी कैन सी थ्रू अवर नेक्ड आई, उसको हम विजिबल ट्रेड बोलेंगे. इसमें जो आपके आते हैं वो सारे के सारे स्टॉक आते हैं, दैट इज मर्चेंडाइज स्टॉक. बिकॉज चाहे वो स्टॉक हम एयर के थ्रू, राइट, रेलवे के थ्रू, सी पोर्ट्स के थ्रू हम उसको एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में भेजेंगे, दे कैन बी सीन, दे हैव सम फिजिकल अपीयरेंस. तो सबसे पहले एक कंट्री बाकी सारी कंट्री से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में विजिबल ट्रेड करती है. सेकंड, इनविजिबल ट्रेड और आइटम्स. It includes all types of services, and these are known as invisible trade or items because they cannot be seen across the border, they cannot be touched, they have no physical appearance. For example, the service of insurance, the service of banking, these are some example of invisible trade or items. तो एक कंट्री दूसरी कंट्री से जो इनविजिबल सर्विसेज हैं, यानी आइटम्स हैं, ट्रेड्स हैं, उनका भी ट्रांजैक्शन करती है. थर्ड, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, दीज आर दोज ट्रांसफर्स स्टूडेंट्स विच आर वन साइडेड ट्रांसफर्स. ये वो ट्रांसफर्स होते हैं जो वन साइडेड होते हैं, दैट इज दे हैव नो समथिंग इन रिटर्न. फॉर एग्जाम्पल, डोनेशन. फॉर एग्जाम्पल, चैरिटी. जब आप कोई किसी चीज को डोनेट करते हो या चैरिटी करते हो, तो ये सोच के नहीं हम करते कि बदले में हमें भी उसके रिटर्न में कुछ मिलेगा. तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को वन साइडेड ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी कि यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस कहते हैं. तो कभी कभी एक कंट्री किसी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्री से यूनिलेटरल ट्रांसफर भी करते हैं, तो उसकी भी समरी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज capital transfer. It includes capital nature things.
कैपिटल नेचर थिंग्स में जितने भी कैपिटल वाले खर्चे हैं या कैपिटल रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट की, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, क्योंकि एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैपिटल रिसिप्ट्स की, जैसे लोन एंड बोरिंग्स हो, डिसइन्वेस्टमेंट हो, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कहीं फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो वो भी एक कंट्री बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करते हैं, तो वो भी आता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में कि इंडिया कुछ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं। और वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कितनी होती हैं? ये वो मेन 4 इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो ब्रॉडली आपके इन हेडिंग्स के अंदर है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। So balance of trade, which is also known as BOT. Balance of trade is the difference between export of goods and import of goods. तो जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का उसका डिफरेंशिएट करते हैं, वी गेट a formula, we get a definition of balance of trade. So balance of trade is equal to export minus import. That is the formula for balance of trade. Now students, balance of trade दो तरीके का होता है। एक होता है सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक होता है डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड तब होता है जब कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं और कंट्री के इंपोर्ट कम होते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग मोर देयर इज अ मोर चांस ऑफ इनफ्लो आने का चांस ज्यादा होता है और इनफ्लो होता भी ज्यादा है। बट डेफिसिट बीओटी कब होता है? जब एक्सपोर्ट जो है कंट्री के वो कम होते हैं और इंपोर्ट ज्यादा होते हैं। अगर इंपोर्ट ज्यादा होंगे कंट्री के, तो कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो है वो नहीं होगा, जो आउटफ्लो है वो ज्यादा होगा। कम कंट्री से बाहर पेमेंट ज्यादा जाएंगी, तो जब बाहर पेमेंट ज्यादा जाएंगी फॉरेन एक्सचेंज की, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस नहीं डेफिसिट होगा, विच इज डेफिसिट बीओटी। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट is a much wider concept than balance of trade. Balance of payment includes visible, invisible services, unilateral services, and capital transfer. But on the other hand, balance of trade, this balance of trade only shows about the visible trade because it is the difference between export and import. ना इसमें invisible services आती हैं, ना इसमें unilateral transfers आते हैं, ना इसमें capital transfer आते हैं. So we can say balance of trade is a much narrow concept, but balance of payment is a much wider concept because balance of trade उसका एक सिर्फ part है, right? Now students, under balance of payment there are also certain components of it, that is the components of balance of payment. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स आते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है दैट इज करंट अकाउंट, और जो सेकंड आता है दैट इज कैपिटल अकाउंट। यस, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है स्टूडेंट, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग पे बेस्ड है। और हमने पढ़ा हुआ है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग में देयर आर टू एक्सपेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। If there is debit, there is credit. हर एक ट्रांजेक्शन्स के दो एक्सपेक्ट होते हैं डबल कीपिंग बुक एंट्री में, और क्योंकि बीओपी हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग पे बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन दैट उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट एंड द सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट की स्टूडेंट्स, तो करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आते हैं। सेकंड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, तो जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कराई थी ये वाली, अगर इसमें से पहले 3 को हम इंक्लूड कर लेंगे, तो जो पहले 3 हैं वो करंट अकाउंट में आ जाएंगे, बिकॉज करंट अकाउंट इंक्लूड्स the export and import of goods,
export and import of services, and receipts and payment of unilateral transfer. Now comes capital account. Capital account has two main parts. Number one, loan and borrowings to and from abroad, and investment to and from abroad. So capital account is a much broader concept as compared to current account because it includes loan and borrowings from and to abroad. That is, we receive from abroad, we pay to abroad, rest of the world. And investment also we receive from abroad, but we have to pay to abroad as well as. So these are the two main components. Under this, investment to and from abroad is of two types, students. Number one is foreign direct investment, and number two is portfolio investment. Yes, students, FDI, that is foreign direct investment. So investment भी दो तरीके की होती है, foreign direct investment and portfolio investment. Now, foreign direct investment, it is that investment in which you acquire some asset in foreign and you have full control over that particular asset. On the other hand, portfolio investment, it is that investment in which you acquire some asset in foreign, but you have no particular control over that particular asset. For example, if you invested in a foreign company, दैट कंपनी जो है वो अपनी कंपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलेगी, वो आपके डिसीजन मेकिंग के हिसाब से नहीं चलेगी. तो आपने तो उस कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, आपने तो इन्वेस्टमेंट कर दी, बट नाउ यू हैव नो कंट्रोल बिकॉज इट्स नॉट योर पॉलिसी. कंपनी की अपनी पॉलिसी इस पे रेगुलेट होगी और जब कंपनी अपनी पॉलिसी लगाएगी, इंप्लीमेंट करेगी, उसके हिसाब से जो है कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी. सो यू हैव नो कंट्रोल. ऑन द अदर हैंड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जिन जिन जो फर्म्स ने या जो ऑर्गेनाइजेशन ने किसी दूसरे कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करी होती है, उनका उन पे पूरा कंट्रोल होता है. तो इंडिया के अंदर जितनी भी बाहर की कंपनी हैं, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी है अगर उनका फुल कंट्रोल है. दैट इज द FDI. So this is the main part which comes under capital account, and capital account comes under the main components of balance of payment. After that, we have autonomous and accommodating items in BOP. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनॉमस, अगर मैं बात करूं ऑटोनॉमस, तो ऑटोनॉमस आइटम्स बीओपी में वो होती हैं जो इकोनॉमिक मोटिव के लिए की जाती हैं, यानी कि आई वुड से जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती हैं. बट ऑन द अदर हैंड, जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं बीओपी में, ये वो ट्रांजैक्शंस होती है विच इज डन टू कवर द सरप्लस और डेफिसिट इन बीओपी. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को, आइटम्स को हम अबव द लाइन बीओपी भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है. और अकोमोडेटिंग आइटम्स यानी ट्रांजैक्शंस को हम बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने भी हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करी, लाइक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल ट्रांसफर एक्सेप्ट यूनिलेटरल ट्रांसफर, वो सारी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक मोटिव के लिए की जाती हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती हैं, वो कोई सोशल वेलफेयर के लिए नहीं करते. So that comes under autonomous items, which is also known as above the line items BOP. But कुछ transactions ऐसी होती हैं जो basically BOP में deficit जब आ जाता है उसको cover करने के लिए की जाती हैं. उन transactions को automating transactions कहते हैं या items कहते हैं. Now students, after that
the concept is disequilibrium in BOP. So disequilibrium in BOP means when autonomous receipts is not equal to autonomous payments. जब कंट्री के ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स जो हैं वो पेमेंट के बराबर नहीं होते तो डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी आता है। और जब बराबर नहीं होते तब दो चीजें इसके अंदर आती हैं। नंबर वन, सरप्लस बीओपी एंड नंबर टू इज डेफिसिट बीओपी। ये स्टूडेंट्स, बीओपी में भी सरप्लस होते हैं और बीओपी में भी डेफिसिट होता है। So if autonomous receipts is more than autonomous payment, that is the expenditure, so we can say there is surplus in BOP. It simply means students, जब inflow foreign exchange का ज्यादा होगा और outflow foreign exchange का कम होगा तो जो वो situation है उसको हम surplus BOP बोलेंगे। But on the other hand, if autonomous receipts is less than the autonomous payments or expenditure, तब हम उसको deficit BOP बोलेंगे। Right, student? Now, the next thing is, what are the causes of deficit BOP? क्योंकि अगर सरप्लस बीओपी है तो स्टूडेंट्स जितना इनफ्लो आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज का कंट्री में वो ज्यादा है, बट जो आउटफ्लो है वो कम है। तो ठीक है, ये तो ठीक है। बट अगर डेफिसिट हो रहा है दैट मींस जो इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो बहुत ही कम आ रहा है और जो आउटफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो ज्यादा हो रहा है। इसका सिंपली मतलब ये होता है हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज का पैसा है वो कम आ रहा है और जो फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से जा रहा है वो ज्यादा जा रहा है, तभी इंडिया को बीओपी में डेफिसिट हो रहा है। सो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड दैट? सो देयर आर थ्री कॉजेस, मेन कॉजेस ऑफ डेफिसिट इन बीओपी। नंबर वन इज इकोनॉमिक कॉज, नंबर टू इज सोशल कॉज, and number three is political cause. So students, economically, socially and politically कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज कभी कभी इनफ्लो उसका कम आता है और जो आउटफ्लो है उसका ज्यादा आता है, तभी हमें डेफिसिट इन बीओपी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक कॉस्ट का एग्जाम्पल, ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जब भी गवर्नमेंट को ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करना होता है और उन्हें बाहर से कोई टेक्निक को अगर इंपोर्ट करना होता है या कोई मशीन्स को लाना होता है तो जो उसकी पेमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज का पैसा बहुत ज़्यादा जाता है बट रिसिप्ट्स उस टाइम पे कम आ रही होती हैं। तब जो इंडिया को लॉस होता है यानी कि डेफिसिट होता है बीओपी में, वो इकोनॉमिक कॉज की वजह से होता है। सेकेंड, सोशल कॉज का एग्जाम्पल, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्टूडेंट्स हम बहुत ही जल्दी इफेक्ट होते हैं बाहर के कल्चर से और अपने कल्चर अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जाते हैं। तो जब आप बाहर से इफेक्ट होते हैं तो आप जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो बाहर की ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वो जो पैसा है वो सारा उन कंपनियों को जाता है जो आप उनको कंज्यूम कर रहे हैं। जिसका मतलब सिंपली ये है कि हमारा देश का पैसा हमारे नहीं बाहर जा रहा है, तो वो कन्वर्ट होके फॉरेन एक्सचेंज में ही पैसा वो बाहर जाता है, जिससे कि हमारे देश में इनफ्लो नहीं आ पाता और आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का ज्यादा होता है। तो ये इसका सोशल कॉज है। पॉलिटिकल कॉज में फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये स्टूडेंट्स 1947 से लेके अभी तक हम पॉलिटिकल फ्रंट पे उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहे हैं। हर गवर्नमेंट जब भी आती है तो कुछ अपना अपना प्रोग्राम या अपनी कुछ योजनाएं लेके आती हैं जिसकी वजह से कंट्री की पॉलिसीज में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं।
जिसकी वजह से कंट्री का जो बिजनेस लेवल है या जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं। और इस इफेक्ट्स का सीधा सा मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो कि इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो कम होता है और आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एक पॉलिटिकल कॉज बन जाता है डेफिसिट इन बीओपी का। So under balance of payment, we have a deficit in BOP, which is caused by three causes. That is economic cause, or we can say economic reason, social cause, social reason, and political cause, political reason, followed by these three examples. Thank you.